अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज की ये वीडियो एमजीटी 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट जीडीबी पे है, जिसकी ओपनिंग डेट थी 29 मई 2023 और क्लोजिंग डेट है 2 जून 2023। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक सिनेरियो दिया गया है हमें, और उसके बाद हमसे जो है वो 3 रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं। तो मैं इसका सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूंगी, बल्कि मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगी भी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे और हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ताकि आपको एक तो अपने जवाब के बारे में श्योरिटी हो जाए कि हाँ, जो आप जवाब लिख रहे हैं वो आपका ठीक है। दूसरा ये कि इससे रिलेटेड अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस वक्त भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट जो है ये हल करके दिखाऊंगी। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी कोई और वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमें ये एक सिनेरियो दिया गया है, जिसमें उन्होंने हमें ये बताया कि रहीम एंड सन्स उनका एक बिजनेस है। उन्होंने एक बैंक अकाउंट, जो अपने बिजनेस का जो अकाउंट है वो एक लोकल बैंक में खोला हुआ है। जाहिर सी बात है, जो भी बिजनेस होता है अब उसका सारा पैसा या उसके जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो हम उस अंदर तो नहीं रख सकते बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए एक अकाउंट तो बनाना ही पड़ता है जहाँ पे उसका सारा जो है वो सिस्टम जो है वो होता है। तो उन्होंने एक लोकल बैंक में अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। और इंटरनल कंट्रोल के लिए जो है वो उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो अकाउंटेंट है रहीम एंड सन्स का, उसने रिकॉर्ड सारे कि डिपॉजिट के भी सारे रिकॉर्ड और विदड्रॉ के भी, यानी जो पैसा उन्होंने जमा करवाया है बैंक में या निकलवाया है उससे रिलेटेड पूरा जो है वो उन्होंने एक कैश बुक बनाई हुई है, ठीक है। ताकि इंटरनल कंट्रोल अच्छा रहे, यानी पता लगता रहे हमें भी कि क्या सिस्टम चल रहे हैं। अब एक कैश बुक बनी हुई है, उस कैश बुक के अंदर अब वो जो उनका अकाउंटेंट है वो ये कहता है कि इस महीने यानी कि जो 30 अप्रैल 2023 पे उसने जब देखा है, यानी कि उसने पूरा कैश बुक में जो कॉलम बनाया हुआ है, जो रिजल्ट निकला है उसमें वो कहता है कि हमारे पास जो बैलेंस शो हो रहा है वो है ओवरड्राफ्ट का 1 लाख, यानी कि समझ ले हमने बैंक में से 1 लाख ओवर निकाला हुआ है, जितना हमने जमा करवाया है उससे ज्यादा। क्योंकि ये जो है वो ऑप्शन आपको बैंक देता है, ठीक है। तो आप समझ ले कि कर्ज है आप पे 1 लाख का, यानी उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो है उसकी कैश बुक में ये हिसाब किताब है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उस पूरे महीने में, पूरे महीने के एंड पे उनके पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 1 लाख का, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ आप, जाहिर सी बात है, सिर्फ आप नहीं रिकॉर्ड रखते हैं, कोई भी आप जो है वो आपका अकाउंट है उसका एक रिकॉर्ड बैंक वालों के पास भी होता है। आप जितनी ट्रांजेक्शन करते हैं, जितना आपका बैंक बैलेंस पीछे रहता है, उस सब का रिकॉर्ड बैंक के पास भी होता है, ठीक है। तो अब जब दूसरी तरफ क्या है कि बैंक ने भी इस सारे जो जितने फंड्स जमा हुए या निकले उनका एक अकाउंट बनाया हुआ है। तो जो बैंक ने अकाउंट बनाया हुआ है, जब उसको जो है वो कंपैरिजन किया गया इनकी स्टेटमेंट के साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ, तो वो डिफरेंट निकली, ठीक है। दोनों की स्टेटमेंट डिफरेंट निकली है। अब स्टेटमेंट डिफरेंट क्यों है इसकी वजह जानते हैं। उन्होंने हमें ये बोला है कि ये ट्रांजेक्शन हुई हुई है, ये ट्रांजेक्शन उन्होंने हमें बता दी है कि ये 3-4 ट्रांजेक्शन हुई हुई हैं। अब इनका ये वजह बनी है कि हमारे जो अकाउंटेंट की जो है स्टेटमेंट वो अलग है और जो बैंक स्टेटमेंट है वो अलग है, ठीक है। अकाउंटेंट जो स्टेटमेंट बनाता है, यानी कि जो एक बिजनेस स्टेटमेंट होती है उसको कैश बुक कहते हैं, ठीक है, कैश स्टेटमेंट कहते हैं। और जो बैंक के पास होती है उसे पासबुक या पासबुक कह सकते हैं आप, या फिर उसे बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब वो ट्रांजेक्शन क्या क्या हुई हुई थी कि वो कहते हैं कि हमने 85,000 के चेक इशू किए थे अप्रैल के महीने में, ठीक है। 85,000 के चेक अब बिजनेस की तरफ से तो इश्यू हो गए, यानी कि इन्होंने इशू कर दिए किसी अपने से जो है वो कस्टमर्स को। उनमें से जो है वो सिर्फ 20,000 के जो चेक हैं वो कैश हुए हैं, ठीक है, बाकी कैश नहीं हुए। और जो 10,000 का चेक कैश हुआ है वो 3 मई को है, यानी कि अप्रैल में हुआ ही नहीं है। 20,000 तो कैश हुए हैं अप्रैल में, 10,000 का जो चेक है वो कैश नहीं हुआ अप्रैल में, बल्कि वो मई में हुआ, और हमने हिसाब किताब सिर्फ लगाना है अप्रैल का। इसलिए इस 10,000 को तो बिल्कुल छोड़ दिया जाए। बाकी सारे जितने कैश जो चेक हमने जो है वो इशू किए थे वो अभी अनप्रेजेंटेड है, बैंक के पास गए ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने चेक काट के दे दिया, बिजनेस वालों ने चेक काट के दे दिया अपने कस्टमर्स को कि हाँ जी आपके पैसे हैं, आपने निकलवा लेने बैंक से। लेकिन उनमें से सिर्फ 20,000 रुपए जो है वो का चेक जो है वो बैंक से कैश हुआ है, बाकी सारे बैंक तक पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। यानी हमने तो अपनी तरफ लिख लिया ना कि हमने 85,000 के इशू कर लिए, कैश बुक में तो लिखा हुआ है, लेकिन बैंक रिकॉर्ड्स में वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक में से वो सारे जो है अभी के जो है वो कैश ही नहीं हुए। और क्या ट्रांजैक्शन हुई है? एक और ट्रांजैक्शन हुई है कि हमने 35,000 के जो चेक हैं वो डिपॉजिट किया था। 35,000 का एक चेक डिपॉजिट किया था, यानी कि जमा करवाया था खुद बैंक में 29 अप्रैल को, ठीक है। लेकिन बैंक ने जो है वो अभी तक उसका क्लियर नहीं किया, उसका प्रोसेस क्लियरेंस नहीं की, उसको क्रेडिट नहीं किया। यानी कि बैंक ने अभी उसको जमा करके अपनी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें नहीं लिखा हुआ
किसी क्लियरेंस प्रोसेस की वजह से, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम बैंक में जब जमा करवाते हैं रकम तो उसकी जो 2-3 दिन लग जाते हैं क्लियरेंस होने में, ठीक है। अब हमने क्योंकि 29 को जमा करवाया है और 30 को हम स्टेटमेंट बनवा रहे हैं, स्टेटमेंट ले रहे हैं बैंक से, तो अभी 1 दिन गुजरा है सिर्फ, इस वजह से बैंक ने उसका जो प्रोसेस क्लियर नहीं किया हुआ, इस वजह से वो भी जो हमारे जो बैंक की स्टेटमेंट है उसमें नहीं लिखा हुआ। इस वजह से भी फ़र्क आ गया, क्योंकि हमारी कैश बुक में तो 35,000 लिखा हुआ है कि हमने जमा करवा दिए हुए हैं, बैंक में डिपॉज़िट कर दिए हुए हैं। तीसरा क्या हुआ है कि जब हमने बैंक स्टेटमेंट हमें मिली है, तो हमें उसमें बताया गया है कि बैंक ने हमारे 5,000 जो है वो ओवरड्राफ्ट चार्ज कर लिया, यानी कि जो मुख्तलिफ चार्जेस बैंक लगाता रहता है। अब हमने तो अपनी तरफ नहीं लिखे हुए थे, ठीक है? तो ये भी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, हमारे पास नहीं था, ठीक है? 5,000 उन्होंने लिखा हुआ है। अब ये सारी हुई हैं इस वजह से, अब यानी कि कुछ हमारे पास लिखे हुए हैं, बैंक के पास नहीं लिखे हुए, कुछ हमारे पास लिखे हुए हैं लेकिन बैंक के पास नहीं, और कुछ बैंक के पास है, हमारे पास नहीं। ये सारा सिस्टम हुआ, जिसकी वजह से जो आखिर में हिसाब किताब बना, बैंक का और बन रहा है और हमारा और बन रहा है, और जबकि सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आपने बैंक में 1,00,000 रुपया रखा हुआ है, उसमें से आपने 40,000 निकाला है, तो आपके हिसाब से अभी तक आपके बैंक में 60,000 रुपए हैं। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हाँ, बैंक का भी हिसाब क्या यही चल रहा है कि 60,000 है कि नहीं। तो ये हर महीने जो है वो बिजनेस की जो एक स्टेटमेंट चेक की जाती है, यानी अपनी कैश बुक भी चेक की जाती है और बैंक से भी स्टेटमेंट मंगवाई जाती है, ताकि चेक किया जा सके कि हमारा बैलेंस बराबर है या नहीं। फिर जो बैलेंस बराबर नहीं होता उसको चेक किया जाता है, सारा कुछ जो है वो उसकी जो है वो स्टेटमेंट बनाई जाती है। अच्छा, ये जो तरीका होता है ना कि आपने बैंक से स्टेटमेंट मंगवाई है, उसके बाद जो है वो आपने अपनी कैश बुक चेक की है और जो है बैंक की स्टेटमेंट चेक की है। इन दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी वजह लिख के वो जो एक स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे कहते हैं रिकाउंसलिंग स्टेटमेंट। ठीक है? अब जो रिक्वायरमेंट इन्होंने हमसे मांगी है वो ये है कि व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आफ्टर रिकाउंसलिंग द मेंशन्ड कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन 30 अप्रैल 2023। पहले जो उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट ही ये की है कि अब जो ऊपर ये सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं कि ये हमने ये चेक इशू किए थे, डिपॉजिट किए थे, जो भी किए थे, इनकी वजह से जो भी डिसएग्रीमेंट हुआ है उस पे आपने रिकाउंसलिंग करनी है। रिकाउंसलिंग स्टेटमेंट बनाने के बाद आपने ये बताना है कि बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस कितना है 30 अप्रैल को। पहली तो उन्होंने हमसे ये पूछ ली, क्योंकि हमने हमें इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं बताया गया कि बैंक में कितनी है, हमें सिर्फ ये बताया गया कि कैश बुक हमें ये बता रही है कि 1,00,000 ओवरड्राफ्ट है। ठीक है? बैंक का अब हमने खुद निकालना है। दूसरा उन्होंने हमसे ये पूछा है कि ये जो 5,000 ओवरड्राफ्ट यानी कि जो चार्जेस लिए हैं बैंक ने, इसका क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे कैश बुक पे। ठीक है? ये इसको हमने अंडरस्टेटेड लिखेंगे या ओवरस्टेटेड, यानी कोई जस्टिफिकेशन उन्होंने नहीं मांगी। उन्होंने कहा है सिर्फ आपने मेंशन करना इफेक्ट, कि इसका इफेक्ट क्या हुआ है हमारी कैश बुक में, ये अंडरस्टेटेड है या ओवरस्टेटेड है। इसी तरीके से जो तीसरी उन्होंने हमसे जो है रिक्वायरमेंट मांगी है वो ये है कि जो हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स थे, यानी कि हमने कहा था ना हमारे 85,000 के हमने चेक इशू किए थे, उनमें से सिर्फ 20,000 जो है वो हुए हैं, बाकी प्रेजेंट ही नहीं हुए, अनप्रेजेंटेड है 65,000 चेक, 65,000 का चेक। तो उसका क्या इफेक्ट है हमारी कैश बुक पे, वो जो है वो ओवरस्टेटेड लिखी जाएगी या अंडरस्टेटेड। तो ये उनकी हमसे रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बनाते हैं हम। सबसे पहले जो है वो पहले हमसे जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि हमने उनको बताना है कि हमारा जो है वो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना था। तो सबसे पहले क्या चीज है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि हमारे पास हमें जो बताएगी ये स्टेटमेंट की कैश बुक के हिसाब से हमारे पास 1,00,000 है, वो भी क्रेडिट में यानी कि माइनस में। क्रेडिट वो होता है ना जो हमने अदा करने हो, तो हमारे पास यानी कि माइनस में है 1,00,000 रुपया, जो हमें हमारी स्टेटमेंट बता रही है। फिर हमने चेक इशू किए थे लेकिन प्रेजेंट नहीं किए। इशू किए थे 85,000 के, 20,000 के तो प्रेजेंट हो गए, 65,000 के हमने प्रेजेंट नहीं किए। ठीक है? ये हमारे पास तो लिखा हुआ है लेकिन बैंक वालों के पास नहीं लिखा हुआ, इस वजह से ये हमारे जो है वो डेबिट में आ जाएंगे। उसके बाद अगला है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कि हमने तो डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए, इस वजह से वो भी क्रेडिट ही है। तो वो 35,000 के चेक हमने क्रेडिट में लिख लिए। और अगली चीज के बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ने हम पे चार्ज किया लेकिन हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई थी उसकी, और वो 5,000 है और वो भी हमारा क्रेडिट है। अब इन तीनों को जमा करें तो बनता है 1,40,000। ठीक है? कितना बनता है? 1,40,000 बनता है। और हमने हमारा क्रेडिट और डेबिट बराबर होना चाहिए। हम MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और इसमें हमने ये सबसे बड़ा असूल पढ़ा था कि क्रेडिट और डेबिट हमेशा हमारा बराबर होना चाहिए। अब ये 1,40,000 है, तो मतलब कि यहाँ पे भी 1,40,000 होना चाहिए था, जबकि हमारे पास यहाँ पे 65,000 है सिर्फ। तो 65,000 में और कितने होंगे कि 1,40,000 बनेगा? तो अगर हम जो है वो 1,40,000 में से 65,000 माइनस करें तो यानी 75,000, 75,000 और हों हमारे पास, तो तब हमारा 1,40,000 बनता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बैंक स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें 75,000 है जो हमने अदा करने हैं, तब हमारा 1,40,000 कंप्लीट बनेगा। तो ये हमने बैंक स्टेटमेंट निकाल ली, यहाँ पे ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि जो हमारा 5,000 उन्होंने हम पे चार्ज किया है उसकी वजह से हमारी कैश बुक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है हमारी कैश बुक में ये 5,000 नहीं लिखा हुआ था,
ऐसा ही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि बैंक ने चार्ज किया हुआ है। हमें तो ये था कि चलो जब स्टेटमेंट आएगी पता चलेगा कि कितने काटे हैं। अब स्टेटमेंट जब आई है, उन्होंने जब हमें भेजी है तो उन्होंने बता दिया हुआ है कि हमने काट लिए हुए हैं आपके। अब हमारे पास हमें पता नहीं था, तो हमने कैश बुक में कैसे लिखना था? इस वजह से ये अंडरस्टेटेड है, यानी कि हमारे पास नहीं लिखा हुआ। इसका ये फ़र्क पड़ा है, रिज़ल्ट ये बना है कि ये अंडरस्टेटेड है, और जब हमारे पास अब स्टेटमेंट आई है तो अब हमने कैश बुक में इसे ऐड करना है, अंडरस्टेटेड है ये। दूसरा उन्होंने हमसे जो अगला क्वेश्चन किया वो ये कहा है कि वो जो हमने कैश जो हमने चेक दिए थे 85,000 के, उनमें से जो अनप्रेज़ेंटेड हैं, उनका हमारे कैश बुक पे क्या असर पड़ेगा? अब जब एडजस्ट किया है हमने, यानी कि वहाँ से लिस्ट मंगवाई है और हमने देखा है कि इसमें से सिर्फ 20,000 के कैश हुए हैं, तो हम ये देखेंगे कि 65,000 के हमने ओवर लिखे हुए हैं, यानी हमने तो हमारी तरफ से तो लिखे हुए हैं कि अदा हुए हुए हैं, जबकि बैंक से तो अभी गए ही नहीं है, बैंक से हमारा पैसा निकला ही नहीं है। इस वजह से वो हमारे ओवर स्टेटेड है। हम अभी वो फिलहाल 65,000 क्या है अपने कैश बुक से माइनस कर देंगे। जब वो लोग अपने 65,000 निकलवा लेंगे तो बैंक भी हमें बता देगा कि आपके निकल चुके हैं, तो हम भी कैश बुक में लिख लेंगे। इसलिए वो 65,000 हमारे ओवर स्टेटेड है और ये 5,000 हमारा अंडर स्टेटेड था। तो ये थी हमारी जीडीबी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे जो है वो इनबॉक्स करें, मैं आपको नंबर जो है वो आपको व्हाट्सएप का शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। उसके अलावा मैंने एमजीटी 101 की जो है मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए भी एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। उसमें वैसे मैंने 9 मॉड्यूल्स बताए थे, लेकिन अभी जो अनाउंसमेंट हुई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से, उसमें उन्होंने हमें बोला है कि 7 मॉड्यूल्स हैं, यानी कि 7 चैप्टर्स हैं, सॉरी 7 चैप्टर्स हैं जो हमने पेपर्स के लिए तैयार करने हैं। और उसमें भी तकरीबन मैंने आपको लोगों को जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी जिन्होंने देखी है उनको पता होगा, यही बताया था कि आपने जो है 6 से 7 चैप्टर तैयार करने हैं, अगले में से आप सिर्फ एमसीक्यूज़ ही तैयार करें। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं कि आप कौन-कौन से जो टॉपिक्स हैं वो पेपर्स के लिए तैयार करें। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपका सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबका जो है ये एक क्वेश्चन जो है हल हो सके और उनके लिए हेल्प हो सके। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद मैं कोई ऐसी वीडियोज़ जो है वो अपलोड करूँ तो आपको उनका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।